use change using slotted weights as shown in the diagram. फिर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा उसने, डिपेंडेंट वेरिएबल देखें जिस पे ऐसे फिर उसका लिखा है, और फिर साथ यहाँ लिखा है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट इज डिस्कस्ड बिलो, इस पर इसको एक नंबर मिल गया। फिर कांस्टेंट्स लिखे हैं इसने सारे, उन पर एक नंबर मिल गया। बास का मुमकिन है कैम्ब्रिज एग्जामिनर ये जो स्टेटमेंट इसने लिखी है इस पर लेके अलहदा नंबर दे, लेकिन मैंने नहीं दिया, हालांकि ये भी एक स्कोरिंग पॉइंट है, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं ये नंबर दिया सारों को, तब मैंने उसको इन्हीं 3 में ही कवर कर दिया। तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रिक्ट रखा। आप देखें इसने जो मैंने बातें कही थी लेक्चर में, उसने उसको बिल्कुल उस तरीके से किया। इसने पुली के बारे में लिखा, प्रेफरेबली इफ यू कैन फाइंड वेल लुब्रिकेटेड पुली विद सपोर्ट एम्बेडेड इन वॉल विद ड्यू क्लियरेंस, जो मैंने आपको बात बताई थी उसके हवाले से उसने अच्छा लिखा। और खाली पुली के ऊपर ही उसने मुझसे तकरीबन 3 मार्क्स ले लिए। एनफ डिस्कशन किया उसने पुली के मामले को, और उस पर उसने 3 मार्क्स वहां ले लिए। और फिर आगे फिर मास चेंज करने के तरीके, या इनके जिनको भी मैं हाई नंबर दे रहा हूं वो आपने पढ़ने जरूर है सारे। ये देखें यहाँ टिक का मतलब, जहां भी टिक लगा हुआ है उसका मतलब है कि यहां तक वर्किंग एनफ हुई है कि एक नंबर मिल रहा है। फिर ये देखें ये चीजें जहां पर ये सारी बातें ये लिखते आए, टिक्स का मतलब है कि स्टूडेंट ने इतना एनफ लिख दिया है कि इसको वहां नंबर मिलेगा। अच्छा अब देखें मैंने खतीजा को डायग्राम्स पे कोई मार्क्स नहीं दिया। अच्छा डायग्राम पे कोई मार्क्स इसलिए नहीं दिया कि वो मार्क्स उसने सारे थ्योरी में भी उसने वो एक्सप्लेन की थी बातें जो इसने डायग्राम में भी की, तो मैंने फिर वहां नंबर दे दिए थे चौके, तो फिर डायग्राम पे नहीं दिए। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से ये बात है कि इसके ये देखें कितनी अच्छी डायग्राम्स हैं सारी, वो हैं ग्राफ्स के दिए हुए हैं, तो ये अनफ, मोर देन अनफ। मुमकिन है ये मैंने तो इसको 16 मार्क्स टिक किए हैं या 16 पॉइंट्स इसके बनाए कि 16, लेकिन कैम्ब्रिज का एग्जामिनर जब इसे चेक करेगा तो वो 17-18 मार्क्स का टिक्स लगाएगा कि जनाब इस बच्ची ने 17-18 पॉइंट्स ऐसे लिख दिए हैं जो इसको 18 आउट ऑफ 50 देते हैं। तो ये आपने देखा ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट्स थे दोनों के, तो इस तरह से आपने लिखने हैं। और बाकियों को मेजॉरिटी, बाकी जितनों के चेक हुए हैं उनमें से मेजॉरिटी ने 12 आउट ऑफ 15 लिए हैं, ज्यादातर ने। और जिन लोगों ने 10 से नीचे लिए हैं वो दोबारा पेपर करके दोबारा सबमिट करें। बेटा ये बात है कि अगर आप ऐसा 3-4 दफा करेंगे तो फिर आपको एक अच्छा डिजाइन एक्सपेरिमेंट लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये है कि जिन बच्चों ने मुझसे पिछले प्रैक्टिकल में और इसमें भी 14 आउट ऑफ 15 या 15 आउट ऑफ 15 लिए हैं, वो बच्चे कम से कम इस लेवल पर आ गए हैं कि अब उनको आप जो है ना क्या कहते हैं, सिर्फ मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रैक्टिकल के पेपर्स उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं ना, तो वो उनके ऊपर 15 आउट ऑफ 15 का प्रैक्टिकल लिख लेंगे, अच्छा लिख लेंगे। तो ये है कि जिन लोगों को अभी नंबर कम मिल रहे हैं, 10 या 10 से नीचे मिल रहे हैं, उनको चाहिए वो अपना लिखा हुआ दोबारा लिखें और अच्छा लिखने की एक प्रैक्टिस करें ताकि उनका हाथ जरा सही चले और उनको लिखना आए, इसमें उनको इसकी सेंस आए। अब ये बात है कि जो अब मैं 3 क्वेश्चंस आपको दे चुका हूं, आप मुमकिन है वेट कर रहे हैं 30 जून तक का, लेकिन 30 जून से पहले पहले आपको 3 और या 4 और मिल जाएंगे प्रैक्टिकल्स, तो वो फिर आपके लिए 7 प्रैक्टिकल्स करना और फिर मेरे लिए उन 7 को उससे उन्हीं दिनों में चेक करना बहुत मुश्किल होगा। इवन आप यकीन करें ये जो भी 10 मैंने पेपर चेक किए हैं मुझे तकरीबन 2 घंटे लगे। तो आज शुरू में इतनी देर मैंने इसलिए लगाई है कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप थोड़े टाइट होकर क्वेश्चंस करना शुरू करें। मैंने आपको एक्सेलरेशन का मेजर करने का मेथड बता दिया है, और जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, फोर्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैं आपको सारे बल्क में दे दूंगा जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं कि वो आप करें। बहरहाल जो आज का प्रैक्टिकल है वो भी आपके सामने आ रहा है। आज का प्रैक्टिकल देखें आप लोग, ये प्रैक्टिकल है जून 2016 52। अच्छा एक बात ये भी सुन लें कि फिलहाल मैं आपको सिर्फ मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल्स दे रहा हूं, मैंने आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स नहीं दिए जो बाकी हैं। मुमकिन है बाकी मिसाल के तौर पर जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं उस वक्त आपको मैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफी सारे प्रैक्टिकल्स दूंगा। जब मैं आपको मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आते जाएंगे तो उनसे रिलेटेड पेपर 1 पेपर क्वेश्चन 1 2 आते चले जाएंगे। सरेदस्त ये आपको मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल्स मिल रहे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा कोई पीछे से थ्योरेटिकल नहीं चाहिए। तो ये देखें ये भी इसी तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखें, अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली
moving up an inclined plane as shown in the figure 1.1. Okay, the student is investigating the relationship between the acceleration a of the trolley and angle theta of the inclined plane when a force F is applied. अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक मिनट दोबारा दिखाएं जरा उसको। अच्छा जी, अब आप पढ़ें जरा नीचे, डिजाइन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की स्कूल। ये देखें आपके सामने, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जरा देखें, ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन पढ़ने वाली होती है। बाकी लाइनें अहम होती हैं लेकिन ये लाइन सबसे ज्यादा अहम होती है जहां तक। इसको देखें, अब इसको देखकर आप मुझे ये बताएं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। टाइप करें, कोई बंदा शाउट ना करे आंसर। जी सब लोग टाइप कर दें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, आपके जवाब आप ठीक टाइप कर रहे हैं, शाबाश। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा था, बिल्कुल सही आप लोगों ने पहुंचाया। बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है थीटा, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सेलरेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मेरा एक दिल है कि इस दफा आप जो एक्सेलरेशन मेजर करने का मेथड है उसमें आपने ना टिकर टेप वाला मेथड लाजमी देना है, बताना है। इस दफा मैं चाहता हूं कि आप जो टिकर टेप से रिलेटेड मेथड था, जो कि मैं आज नहीं बताऊंगा, टिकर टेप वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है दोबारा। उसमें छोटे से मसाइल थे, वो मैंने पहले इसलिए उसको उतारा था लिंक से। उसमें कुछ चीजें मैंने थोड़ी क्रॉप करके उसको दोबारा अपलोड कर दिया है। तो टिकर टेप वाली मेथड से आपने एक्सेलरेशन को मेजर करना है और आपने उसको बीच में लेकर आना है। और अगर आप बाकी एक्सेलरेशन के दो जो और मेथड बताए हैं उन्हें भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको आप अल्टरनेटिवली कहकर आपने डिस्कस करना है। यानी आपके रिटन डिस्क्रिप्शन में एक्सेलरेशन के साथ टिकर टेप वाला मेथड आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप उसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये याद रखें, जो लोग जान छुड़ाने के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, और जिनको 7 आउट ऑफ 15 मैंने दिए हैं या 8 आउट ऑफ 15 दिए हैं, वो ये मत समझे कि उनकी जान छुट गई है, उनको वो प्रैक्टिकल दोबारा करने हैं। जब तक कि वो बेयर मिनिमम 12 आउट ऑफ 15 नहीं लेते उसमें, उन्हें वो दोबारा प्रैक्टिकल करना है। तो वो उनके मत्थे लगे हुए हैं प्रैक्टिकल। अच्छा आप देखें, इसमें इसी प्रैक्टिकल को मैं थोड़ा सा आपके लिए गाइड कर देता हूं। अच्छा, इसकी आप लोग कोशिश किया करेंगे बेटा, इसकी मार्किंग स्कीम पहले ना पढ़ा करें, पहले आप लिखा करें। अभी तो शुरू में मैं काफी आपको गाइड कर देता हूं। आज मैं ये चौथा पेपर 1 है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं आपको 5-6 पेपर 1 जो है ना उनके क्वेश्चंस दूंगा, और आपने भी क्या करना है, आपने भी ईमानदारी से उनको उनकी मार्किंग स्कीम पढ़े बगैर पहले उन्हें लिखना है, बाद में मार्किंग स्कीम देखनी। अगर आपने पहले मार्किंग स्कीम देखी, आप कभी भी एक अच्छा प्रैक्टिकल नहीं लिख सकेंगे। आपके अंदर वो सेंस ही नहीं आएगी, आपको वो आपका फ्लेवर डेवलप ही नहीं होगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 इसका कैसे लिखते हैं। ठीक है कि नहीं? और मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि फिजिक्स में ये जो आप पेपर 1 है, ये बड़े मजे की और बड़े काम की चीज है, और इसको आपको मैंने कहा था कि आप इसको 15 मार्क्स से ज्यादा रिस्पेक्ट दें। और साथ ही मैंने ये कहा था कि अगर आप बेशुमार पेपर 1 करेंगे, क्वेश्चन 1 करेंगे, और साथ ही आपने अगर स्टेटिस्टिक्स 1 और स्टेटिस्टिक्स 2 का कोर्स पढ़ा हुआ हो, मैथ का, स्टेटिस्टिक्स 2 का भी, तो फिर आप बेटा प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कंडक्ट कर सकते हैं? आप लैब में जाकर रिसर्च करके, डेटा इकट्ठा करके प्रॉपर एक रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, अगर आप में ये फन है। अब आए जनाब, आते हैं, चलते हैं। अच्छा जी, देखिए जरा आगे चलते हैं जनाब। हम वापस आ गए अपने उस पे, इस पे वर्किंग पे।
ये लाइट इसकी थोड़ी ठीक हो, बस ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आगे देखें। बात ये है कि इसमें आपको पता है कि इंक्लाइंड प्लेन यूज हो रहा है, तो ये टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे बात बड़ी सादी सी बातें हैं लेकिन बड़ी स्कोरिंग है, हैवी टेबल, ठीक है जनाब। आप उसके बाद ये आपका इंक्लाइंड प्लेन आ गया, ठीक है कि नहीं, सही है। यहां आप उसे कहें कि ये इंक्लाइंड प्लेन वुडन बोर्ड होगा, ये इंक्लाइंड प्लेन वुडन बोर्ड होगा इस तरह का, ठीक है कि नहीं। और ये थिन नहीं होगा, ये कम से कम यहां से इसकी जो थिकनेस है वो मिनिमम 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये वुडन बोर्ड बड़ी अच्छी क्वालिटी ऑफ वुड का बना हुआ होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये टेढ़ा हो। टेढ़े से मुराद ये है कि इसका मतलब आप इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि मार्किंग स्कीम में भी इस चीज को मेंशन किया गया कि जिस तरह देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, तो उसने कहा ऐसे नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए और ऐसे नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। इसका जो प्लेन है बड़ा सही ऊपर प्रॉपरली उठता आए, दोनों साइडें इसकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब आप उससे ये कहें कि यहां पर मैं एक ग्लू लगाकर एक वुडन ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ रखूंगा, फिक्स करूंगा किसी तरीके से कि इंक्लाइन प्लेन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट पीछे की तरफ स्लिप ना हो, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे जी, ग्लू लगाकर मैं इधर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म वुडन प्रिज्म रखकर मैं उसको फंसा दूंगा ताकि ये चीज इस तरह से पीछे स्लिप ना करे, ठीक है। अच्छा बेटा, जो प्रोटेक्टर होते हैं, प्रोटेक्टर आपको पता है एंगल मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। आपने आज तक ये वाले देखे हैं प्रोटेक्टर्स जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, आपने देखे हैं। ये बेटा बड़े साइज में भी अवेलेबल होते हैं। ये किस में अवेलेबल होते हैं? बड़े प्रोटेक्टर्स भी। जिन लोगों ने टेक्निकल ड्राइंग की हुई है या थोड़ी बहुत देखी है, तो ये बड़े साइज में भी ये प्रोटेक्टर्स अवेलेबल होते हैं। ये इतने बड़े भी होते हैं कि ये पूरे पेपर के ऊपर ऐसे करके इस तरह से इस साइज के भी ये डीज अवेलेबल होते हैं, काफी बड़े साइज के अवेलेबल होते हैं। तो आप वो उसे कहें कि मैं बड़े साइज का प्रोटेक्टर यूज कर लूँ, तो क्या यूज कर लूंगे? बड़े साइज का प्रोटेक्टर यूज कर लूंगे। अच्छा, अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां पर आप कैसे रखेंगे सारे सेटअप को कि इसको ये रख एक खास हाइट पे रहे। आप कह सकते हैं ये वुडन ब्लॉक ले लें, इस तरह करके वुडन ब्लॉक्स रख के यूं रख दें, और फिर इन वुडन ब्लॉक्स को बेस को फर्मली फिक्स करें ग्लू लगाकर या किसी भी तरीके से कि ये ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ये आपका सेटअप गिर ना जाए सारा। यहां पर आपने ग्लू लगाई हुई है और यहां पर आगे यहां पर एक पुली लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, एक पुली लगी हुई होनी चाहिए। अब आप ये चीज देखें, आप इसमें जरा इस इक्वेशन को गौर से देखें। मैं इस इक्वेशन को दोबारा आपके सामने लिखता हूं, एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस के, या एम ए इज इक्वल टू आप एम ए को अपना वाई डिक्लेयर कर लें, साइन थीटा को आप एक्स ले लें, ये पूरी चीज आपकी ग्रेडियंट हो जाएगी, और एफ माइनस के को आप सी कह लें अपना, एफ माइनस के को आप क्या कह लें? सी कह लें। अगर आप, अच्छा अब आपको मैं वैसे बता देता हूं कि इसमें ये इंक्लाइंड वुडन वो ट्रॉली है जो इस्तेमाल हो रही है, इसके सामने ये धागा है और ये यूं ऊपर से रस्सी यूं लेकर आएंगे क्योंकि आपने इसको फोर्स एफ लगाना है। और देखिए एम जी साइन थीटा पीछे एक्ट कर रहा है और के फ्रिक्शनल फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है। लेकिन ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, आपने ये इसको एक्सप्लेन नहीं करना कि ये इक्वेशन बनी क्यों है, क्योंकि आप पेपर 5 में कभी भी उसकी वो चीज एक्सप्लेन नहीं करते कि वो क्या कहते हैं बना कैसे है या वो इक्वेशन आई कैसे। ये आपका काम नहीं है, तो मैंने आपको वैसे समझा दिया। अगर आप कहते हैं तो मैं नीट दोबारा बनाकर आपको बता देता हूँ। देखें, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है कि नहीं। ये इस पे वो ट्रॉली है जिसको एक्सेलरेट कराना मकसूद है। ये उन्होंने बताया है कि इसे एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये एम जी साइन थीटा है। अच्छा बेटा, जो अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें क्या पता कि हमने किस चीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है और किस चीज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है।
बेटा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको या इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड क्वांटिटी को आपने एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना होता है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है। ये जवाब है। मैं बता, अच्छा देखें, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको यूं नीचे की तरफ लग रहा है। अब नेट अपवर्ड फोर्स बनेगा तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस के इज इक्वल टू एम ए। ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा हुआ है, के इसमें फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पर आ रही है। लेकिन आप देखें एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस के इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ए एक्सल डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे वाई एक्सिस पर प्लॉट करना चाहिए था, मगर मैंने इसके साथ मास को भी मल्टीप्लाई कर लिया ताकि अपनी आसानी ढूंढ लूं। अब थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल था तो मैंने खाली थीटा को नहीं किया, मैंने साइन थीटा को वो ले लिया, अपना पूरा एक्स ले लिया। यानी इसका मतलब है आपका एक्स एक्सिस पर आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करना होता है, या इंडिपेंडेंट को, या वो पूरी टर्म जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। अब हम ए मेरी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए मुझे ये मेरा ए के साथ मैंने मास को भी मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी चीज मेरी ग्रेडियंट बन गई, और एफ माइनस के मेरे पास सी बन गया। ये मेरी पूरी इक्वेशन बनती है जिसे मैंने इस्तेमाल करना। ठीक है, ये ऊपर जो ये निशान है ना, ये माइनस का नहीं लग रहा, ये पिछले पेज की वो इंक आई हुई है यहाँ पर। ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस ट्रॉली के ऊपर, सवाल ये पैदा होता है कि आप इस ट्रॉली के ऊपर, ये ट्रॉली है यूं इस तरह से, सॉरी ये ट्रॉली है, आप आगे आगे की तरफ एक कांस्टेंट एफ कैसे लगाएंगे? आप कैसे कांस्टेंट एफ लगाएंगे फोर्स? बेटा इसके ऊपर बहुत सारे मेथड्स मार्किंग स्कीम में दिए हुए हैं, मगर वो सारे आपके लिए मुश्किल हैं। मिसाल के तौर पे एक मेथड ये है कि आप यहाँ पर सामने इसके एक वो लगा लें, स्प्रिंग बैलेंस लगा लें, और इधर से हाथ से पकड़ कर इसे खींचें, और हाथ से पकड़ के खींचें और इस तरह से खींचें कि स्प्रिंग बैलेंस पर एक कांस्टेंट रीडिंग आए। आप जानते हैं कि ये मुश्किल काम है। आप एक स्प्रिंग को अगर खींच भी रहे हैं, और आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी स्प्रिंग की रीडिंग कांस्टेंट है? ये मुश्किल काम है। आप इस कामों में मत पड़ें। जरूरी नहीं होता कि मार्किंग स्कीम में हर जो चीज लिखी हुई है वो आपके लिए वर्केबल है। जो इजी मेथड है, जो कि कन्वीनियंट मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो अच्छा एक कांस्टेंट फोर्स लगाने का बेहतरीन तरीका है वो ये है कि ये इंक्लाइन प्लेन पर है, ये टेबल पर आ गया, यहाँ से आपने उसको एक वुडन वो लगा दिया, प्रिज्म लगा दिया वुडन, उसको ग्लू के साथ अटैच करके उसके इंक्लाइन प्लेन को रोक दिया। यहाँ आपने वुडन ब्लॉक्स रखे, इनके साथ भी अच्छी खासी वो जो होती है, क्या उसे कहते हैं, डोज होती है जिससे वो बच्चे खेलते हैं, क्या प्लेडो को यहाँ लगाकर अच्छा खासा कोशिश करें सपोर्ट देने की, और ताकि ये रुकी रहे, चीज हिले नहीं। यहाँ आपने प्रोटेक्टर रखना है, बड़ा बड़ा प्लास्टिक का प्रोटेक्टर रखकर ये एंगल मेजर करना है। ये एंगल आपने मेजर कर लिया। ट्रॉली का मास कांस्टेंट रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करना है वो मास आपने। अब फोर्स लगाने की बारी आ गई कि कांस्टेंट फोर्स लगाना है। यहाँ आपके पास एक ये एक गुड क्वालिटी की पुली लगी हुई होनी चाहिए। पुली आराम से इंक्लाइन प्लेन के साथ फिक्स हो जाती है, उसके पेच है यहाँ से टाइट हो जाते हैं, यहाँ से उसके पेच टाइट हो जाते हैं। यहाँ से आप उसको पुली को यूं लेकर आए और यहाँ पर आप मास अटैच कर देंगे। ठीक है कि नहीं? और कोशिश करें कि ये जो मास फॉल कर रहा है तो इसके रास्ते में टेबल का एज ना आए, इसकी फॉलिंग मास फर्श तक नीचे गिरे, और इसके नीचे गिरने तक उसके रास्ते में ये टेबल का एज उसकी फॉल में हिंडर ना करे। इस तरह यानी थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन ये पूरा सेटअप जरा आगे करके रखें, यानी यूं करके रखें। ये टेबल है, इस तरह से यहां रखें, इंक्लाइन प्लेन ऐसे करके रखें इसको। यहां पर आपने वो प्रिज्म लगा दिया, ये प्रोटेक्टर से ये वाला एंगल आपने प्लास्टिक के बड़े प्रोटेक्टर से, ये आप मेंशन करें कि बड़े साइज वाला प्रोटेक्टर, नॉर्मल मैं जिस पे अपने घर में काम करता हूँ पेपर के ऊपर, उस वाले प्रोटेक्टर से नहीं, बड़े प्लास्टिक का पेपर जो। और यहाँ पर आपने वो वुडन बॉक्सेस रखे, वुडन ब्लॉक्स रखे, साथ उनके प्लेडो या प्लास्टिसीन लगाकर उन्हें फिक्स किया, कोशिश की कि ये ऐसे हिले नहीं इधर से,
और उसके बाद आपने जो यहाँ पर इस तरह करके पुली अटैच होगी, यहाँ उसके पेच लग जाते हैं। ये पुली है, वेल लुब्रिकेटेड पुली। पुली के ऊपर से यहाँ वो ट्रॉली है जिसको ऊपर की तरफ अब इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराना मकसूद है। यहाँ से एक धागा आया, यूं नीचे आ गया, इस धागे के साथ आपने यहाँ हैंगर लटका दिया। ये थ्रेड जो है स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए। और यहाँ पर आपने वेट्स अटैच कर दिए, नीचे बकेट विद फोम लाजमी लगाएं, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है बकेट विद फोम एक अच्छी चीज है। अब आप ये देखना है, आपने उसे बताना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, जितनी देर तक वो ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही थी, जितनी देर तक वो ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही थी, वो डिस्टेंस इसके फॉलिंग डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये जरा सा नीचे चल के बकेट विद फोम में गिर जाए और वो भी ऊपर ही जा रहा हो। उसके क्या कहते हैं, ये जो टोटल डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस तक आपने ट्रॉली को एक्सेलरेट कराया है, उस सारे सेटअप में ये बॉड मास नीचे फॉल कर रहा होना चाहिए। नीचे टेबल की हाइट एनफ होनी चाहिए कि ये वो नीचे फॉल कर सके और इतना गिर सके कि उस दौरान तक ट्रॉली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती रहे। और उसके बाद ये बकेट विद फोम हो गई, ये चीज होगी। अच्छा, अब फोर्स कैसे पता चलेगा? आपने यहाँ पर मास अटैच कर दिया, इस मास को फर्ज करें आपने 200 ग्राम लगाया है, तो अब आपको पता है कि वेट इसका कितना बनता है, mg। 200 ग्राम kg में कितना होगा, 1000 से डिवाइड कर दें और साथ आप 9.81 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास कितना बन जाता है, 0.2 इंटू 9.8, ये तकरीबन 1.96 न्यूटन बनता है। फिर आप कहें कि अगर 200 ग्राम से उसे सफिशिएंट एक्सेलरेशन नहीं मिलती, आप देखते हैं कि जनाब जो मैं यहाँ वेट अटैच करता हूँ, ये जो मेरा mg है, जो भी यहाँ वेट है जो कि f बन रहा है, यहाँ पर ऐसे f अपीयर हो रहा है, वो इसके mg साइन थीटा और k के सम से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये वाला फोर्स इन दोनों के सम से बड़ा होगा तो ये ट्रॉली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। तो ये आपने कहना है कि मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रिलिमिनरी वर्क करके देख लिया कि यहाँ पर सूटेबल वैल्यू फोर्स के वेट की क्या होनी चाहिए। लेकिन आप कहें कि यहाँ मैंने जो वेट यहाँ लगाना है वो इन दोनों के सम से जरा सा ही बड़ा हो, जरा सा इसलिए बड़ा हो कि फिर ये स्लोली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी। स्लोली ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगी तो टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस ज्यादा लेगी, टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस ज्यादा लेगी तो फ्रैक्शनल एरर इन मेजरिंग दैट टाइम भी स्मॉल होगा। ये नहीं है कि इसका अपना टोटल मास तो 600 ग्राम हो और इधर आप 10 किलो का पत्थर लगा दें, वो 10 किलो का पत्थर दजर तेजी से नीचे गिरे, ये इतनी तेज ऊपर जाएगी वो आपके टाइम मेजरमेंट का मसला बन जाए बहुत बड़ा, वो आप एक्यूरेटली मेजर ही ना कर सकें। एंगल थीटा कैसे चेंज करेंगे, यहाँ एक और वुडन ब्लॉक अटैच करके इस तरह से इंक्लाइन प्लेन को चेंज करेंगे। यानी किस तरह से, ये इंक्लाइन प्लेन है, शुरू में भले आप ये 10 डिग्री रखें, एक ब्लॉक 2 ब्लॉक रख लिए, फिर अगली दफा इसको और ऐसे टिल्ट कर दें और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स लगा दें। इस तरह ब्लॉक्स चेंज करते रहें, प्रोटेक्टर से ये एंगल मेजर करते रहें, थीटा, फिर उसका साइन कैलकुलेट करते रहें। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक्सेलरेशन जो आपने मेजर करनी है, एक्सेलरेशन इस दफा आपने टिकर टेप से मेजर करनी है। अच्छा, अगर आपने एक्सेलरेशन वाला कोई और मेथड आपको पसंद है, जिस तरह पिछले वाली एक्सपेरिमेंट में आपने किया है मेजॉरिटी ने, तो वो भी करना, लेकिन फिर वो आप एज ए सेकेंड मेथड बताएंगे, अल्टरनेटिव करके उसे लिखेंगे कि अल्टरनेटिवली आई कैन डू दिस। मगर आपने अपने इस नए डिस्क्रिप्शन में इसमें लाजमी टिकर टेप को शामिल करना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप उसे किस तरह से लिखते हैं। जिन लोगों को वो टिकर टेप वाला एक्सपेरिमेंट भूला गया है, उसकी वो रिकॉर्डिंग देख लें और उसको आराम से देखें बेटा, ठीक है कि नहीं। अब ये चीज देखें, टिकर टेप का क्या हिसाब किताब होगा, ये टेबल का हो गया, ये इंक्लाइन प्लेन लग गया यहाँ नीचे, यहाँ पर वो ट्रायंगुलर सपोर्ट लगी जो उसको स्लिप होने से पीछे की तरफ बचा रही है, ये वो ट्रॉली है, ये ट्रॉली के साथ आपने टिकर टेप अटैच कर दी, यहाँ रिबन है यहाँ लगा दिया, उसको उसके ऊपर टेप लगा दी, और यहाँ ये टेबल अभी आगे चल रहा है। यहाँ आपने सिर्फ इतनी सी एक चीज बनानी है और बनाना है, इसको कहना है पैड, टिकर टेप पैड, और फिर ये रिबन, इसके ऊपर लिखना है रिबन, और यहाँ ऐसे सिर्फ आप ट्रायंगल बना के कह दें हैमर, हैमर स्ट्राइकिंग कंटिन्यूसली ऑन द रिबन एट अ रेट ऑफ 50 टाइम्स पर सेकेंड, बस इतना लिख देना है। ये ट्रायंगल बनाकर, इस यानी ट्रायंगल से मुराद वो उसका वो जो नहीं वो ठक 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 नीचे मार रहा होता, वो आपने बना दिया।
इसके ऊपर, और नीचे ये पैड लिख देना, क्योंकि ज़ाहिर है वो इसके ऊपर मारती है तो इसका निशान इसके ऊपर बनता है, ठीक है कि नहीं। या आप उसके अपने अंदर भी इंक होती है वो लगा देंगे, जो भी है, बहरहाल ये नीचे पैड है, टिकर टेप पैड, और इसको लिखना है टिकर टेप हैमर, और साथ लिखना है विच स्ट्राइक्स कंटिन्यूसली ऑन दिस रिबन, पेपर रिबन एट अ रेट ऑफ 50 पर सेकेंड। और यहाँ पर आप आगे उसका बेशक वो बना दें रोल, जिससे वो रिबन रूल कर उतर कर आगे की तरफ खुलकर आगे आ रहा है। और फिर आपको पता है, मैं दोबारा बस सिर्फ अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पिछले एक लेक्चर में पूरी डिटेल से की हुई है, कि वही आपने बताना है कि ये रिबन आ गया और इसमें ये पहला डॉट है, ये 11वां डॉट है, ये 21वां डॉट है, ये डिस्टेंस x1 और ये डिस्टेंस x2। और फिर आपको याद है सारी एक्सप्लेनेशन के एक्सेलरेशन क्या थी, x2 ओवर 0.2 माइनस x1 ओवर 0.2 ओवर 0.2 करके आपने एक्सेलरेशन मेजर करनी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको टिकर टेप का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आपको टिकर टेप सही नहीं समझ आई हुई तो आप वो लेक्चर सारा दोबारा देखें जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको भेजा था, ठीक है कि नहीं। ये जो लेक्चर है इसकी शुरू की रिकॉर्डिंग नहीं है। इस लेक्चर में जो मैंने पहले 15-20 मिनट आपको बताता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल सबमिट करा दें, ये प्लीज ये काम कर दें, इतनों ने कर दिया है, वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। इसका रिकॉर्डिंग शुरू हुई है कहीं 10:30 से, कहीं जहां से जब मैंने ये प्रैक्टिकल डिस्कस करना शुरू किया। तो अब आप लोग प्लीज इसको लिखें, और इसके साथ ही आपको 3-4 मैकेनिक्स के प्रैक्टिकल्स, जो मैकेनिक्स रिलेटेड प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी एज ए होमवर्क मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको छोटी मोटी बातें सारी बता दी हैं। और जो जिन लोगों ने 15 आउट ऑफ 15 फुल मार्क्स लिए हैं, उनका प्रैक्टिकल आप गौर से देखें, और जहां रेड टिक्स लगे हैं, रेड टिक मैंने वहां मारा है, रेड टिक मींस 1 मार्क, और रेड टिक्स वहां ही मैंने लगाए हैं जहां पर एक बच्चे ने एनफ राइटिंग कर दी है टू स्कोर 1 मार्क। उन्हें गौर से देखें और दोबारा अपना पेपर लिख के मुझे भेजें, ठीक है कि नहीं। जब मैं ये सारे चेक करके आपको, और जब तक आपके 14 आउट ऑफ 15 या 15 आउट ऑफ 15 नहीं आते, आप तसल्ली में ना आए, और अब ये अच्छे अच्छे लिखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि एक अच्छा डिजाइन एक्सपेरिमेंट या प्लानिंग एक्सपेरिमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। और ये चीज, इसको मैंने आपको बताया ना, 15 नंबरों से ज्यादा इसको रिस्पेक्ट दें। मेरा दिल है कि आप ये मैंने आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि अगर मसलन मैंने ये 70-80 के करीब ये प्रैक्टिकल्स मैंने तकरीबन किए हुए हैं, जो 91-92 से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया 91 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो 91 से लेकर अब तक मैंने ये जितने भी प्लानिंग एक्सपेरिमेंट आए हैं वो मैंने किए हैं। और उसके साथ मैं स्टेटिस्टिक्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं लैब में जाकर एक रिसर्च वर्क कंडक्ट कर सकता हूँ, अपना डाटा इकट्ठा कर सकता हूँ, और मैं उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस लिख सकता हूँ, मैं अपनी एक किसी भी थीसिस को डिफेंड कर सकता हूँ। बिल्कुल यही चीज मैं आप में भी चाहता हूँ कि अगर आप 15-20 प्रैक्टिकल लिख लेंगे ना, तो आप में ये सेंस आ जाएगी कि आप 14 आउट ऑफ 15 का प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप वो 50-60 एक्सपेरिमेंट सारे करेंगे, प्लस स्टेटिस्टिक्स 1 पढ़ें और साथ स्टेटिस्टिक्स 2 खुद से पढ़ें, स्टेटिस्टिक्स 2 मैथ में नहीं लेकिन खुद से पढ़ें, तो आपके अंदर ये फन आ जाएगा कि लैब में जाकर रिसर्च कैसे करते हैं, डाटा इकट्ठा कैसे करते हैं, अपना थीसिस कैसे लिखते हैं, अपने थीसिस के फेवर में आर्गुमेंट्स कैसे देते हैं, अपने थीसिस को डिफेंड कैसे करते हैं, अपनी रिसर्च को कैसे डिफेंड करते हैं, सारी आपके फेवर में जाएंगी। तो अब मेरी तरफ से इजाजत है, द क्लास कम्स टू एन एंड ओवर है। अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं हाजिर हूँ। सर टिकट टेप वाले की लिंक आप दोबारा सेंड कर देंगे? जी कोई क्वेश्चन पूछना है मैं हाजिर हूँ। सर जी जी टिकट टेप वाले का लिंक दोबारा सेंड कर दीजिए। तो कौन क्या कह रहे? सर टिकट टेप वाली वीडियो को दोबारा लिंक सेंड कर दीजिए। अच्छा मैं दोबारा टिकट टेप वाली वीडियो रीसेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आपने 2-3 दफा देखनी है, ठीक है। ठीक है सर। और किसी ने कोई बात पूछनी है? ये जिन लोगों को मैंने 15 आउट ऑफ 15 या 16 आउट ऑफ 16 दिए हैं, इन लोगों को कम से कम अब प्रैक्टिकल लिखना आ गया, इनको पता चल गया लिखते किस तरह से। तो ये चीजें आपने भी सीखनी है सारों ने। और